क्लास वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को क्लास 12 का टर्म 1 का सिलेबस बताऊंगी कि टर्म 1 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ के जाना है। स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र न्यू सिलेबस 2023 टू 2024। स्टूडेंट्स, फर्स्ट बुक आप लोगों की समष्टि अर्थशास्त्र, उसमें चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को पढ़ना है और उसमें भी यहाँ फोकस पॉइंट लिखे हुए हैं कि किन किन टॉपिक्स पर आप लोगों को ध्यान देना है। चैप्टर 1 का नाम क्या है? राष्ट्रीय आय और संबंधित समूची नेशनल इनकम। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में है तो वो मुझे कमेंट कर दें, देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में भी इसे समझा दूंगी। तो स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय आय में सबसे पहले आप लोग समष्टि अर्थशास्त्र को समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद अर्थशास्त्र में कुछ आधारभूत अवधारणा है, कुछ बेसिक कंसेप्ट है। अब वो बेसिक कंसेप्ट कौन से हैं? स्टूडेंट, फर्स्ट से उपभोग वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं तो पता होना चाहिए। उपभोग वस्तुएं कौन सी होती हैं? पूंजीगत वस्तु यानी कैपिटल गुड्स, ये सब आप लोगों के बुक में आप लोगों को गिवन है। अंतिम वस्तुएं यानी फाइनल गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद स्टॉक और प्रवाह यानी फ्लो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स, आप लोग सकल निवेश पढ़ेंगे कि सकल निवेश क्या है। मूल्यह्रास पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन, आय का चक्री। आप लोग 2 सेक्टर में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। वैसे 4 सेक्टर मॉडल होता है, बट क्लास 12 के सिलेबस में 2 सेक्टर हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद आप लोग नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना सीखेंगे कि किस तरह नेशनल इनकम को निकाला जाता है। अब इसकी कौन कौन सी विधि है आप नाम याद रखेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मूल्य वृद्धित को हम लोग उत्पाद विधि भी कहते हैं। याद रखेंगे, ये पूरा एक है। व्यय विधि है और आय विधि आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे। राष्ट्रीय आय से संबंधित समूचिए आप लोगों को जीडीपी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी पता होना चाहिए आप लोगों को। शुद्ध निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी पता होना चाहिए। नेट नेशनल इनकम, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी से क्वेश्चन आता है कि जीडीपी के क्या क्या फायदे हैं। और शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी बाजार, ये सब कुछ आप लोगों को आपके एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स बुक में गिवन होगा। आप इन टॉपिक्स पे टिक लगाएंगे और उनको आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट्स। ये पूरा सिलेबस आप लोगों को सितंबर से पहले कंप्लीट करना है। इसके बाद मूल्य पर साधन लागत पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आप लोगों को वास्तविक और मौद्रिक जीडीपी पता होना चाहिए कि नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। इसके बाद आप लोगों को अवसंविधिक जीडीपी और उसके कल्याण के बारे में पता होना चाहिए कि जीडीपी के कल्याण जो भी मैंने बताया कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये फोकस पॉइंट हैं, आप लोग ध्यान देंगे। इसके बाद यूनिट शुरू होती है 2 मुद्रा और बैंकिंग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मुद्रा का मनी का मतलब समझेंगे, मुद्रा के कार्य समझेंगे, मुद्रा की पूर्ति यानी मनी सप्लाई किस तरह की जाती है वो आपको पता होना चाहिए। जनता द्वारा धारित मुद्रा और वाणिज्यिक बैंक द्वारा धारित शुद्ध मांग जमा तो पता होना चाहिए कि जनता द्वारा जो धारित मुद्रा होती है, जो जनता को पैसे मिलेंगे और जो वाणिज्यिक बैंक अपने पास रखेंगे। तो बेसिकली आप लोग बैंक के बारे में कम्प्लीटली समझेंगे। वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा शाखा सर्जन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप लोग मनी क्रिएशन सीखेंगे कि किस तरह 10 रुपये ही वो आगे जाके डबल ट्रिपल हो जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसके बाद आप लोग केंद्रीय बैंक यानी जो सेंट्रल बैंक है उसको समझेंगे और उसके कार्य समझेंगे। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे नोट जारी करने का अधिकार है। आप सरकार का बैंक समझेंगे कि सरकार का बैंक कौन सा होता है। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद जो बैंकों का बैंक है उसे भी हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। बैंकों का भी बैंक या सरकार का बैंक। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसके बाद ये सब न्यूमेरिकल टॉपिक है।
जिसके अंदर आप लोग पढ़ेंगे बैंक दर, CRR, वैधानिक तरलता यानी CLR की रेपो रेट क्या है। रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट का अपोजिट होता है। खुले बाजार की क्रियाएं, ये चैप्टर में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ स्टूडेंट्स, आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। आवश्यकता के माध्यम से साख का नियंत्रण, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से मनी क्रिएशन को सिखाया था स्टूडेंट्स। उसके बाद चैप्टर 3 आ रहा है आय और रोजगार का निर्धारण, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सबसे पहले आप लोग समग्र मांग समझेंगे और उसके घटक समझेंगे, उपभोग प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति, जिसे हम औसत और सीमांत में भी स्टडी करेंगे कि बचत औसत प्रवृत्ति, बचत सीमांत प्रवृत्ति। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स। MPS आप लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को दिए जाएंगे। अल्पकालिक संतुलन उत्पादन आप लोगों को पता होना चाहिए। निवेश गुणांक यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसको पढ़ने में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। उसकी क्रिया विधि, इसके बाद पूर्ण रोजगार पर आप लोगों को डायग्राम दिया जाएगा। अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब समझना होगा, जिसमें उसमें भी एक डायग्राम बनता है। इसके बाद अधिक मांग और न्यून मांग पर भी आप लोगों को डायग्राम दिया जाएगा स्टूडेंट्स। इन्हें ठीक करने के आप लोगों को उपाय बताने होंगे कि उपाय इसे ठीक करने के कौन कौन से सरकार द्वारा स्टेप्स लिए जाते हैं स्टूडेंट्स। ये सभी पॉइंट आप लोग अपनी बुक से इसे नोट डाउन करेंगे। इसके बाद आप लोग सरकारी व्यय, करों और मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन द्वारा, यानी ऐसा कब महसूस होगा कि मार्केट में ज़्यादा मनी भेजनी है या कम मनी भेजनी है, ये सब कुछ आप लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको बुक 1 का सिलेबस समझ में आया होगा, जो स्पेशली फॉर क्लास 12 के लिए था, टर्म 1 का। अब आप लोगों की बुक 2 शुरू होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जो आप लोगों की 2 बुक है। इसके अंदर आप लोग चैप्टर नंबर 6 की विकास अनुभव, जो 1947 से 1990 तक रहा था और 1991 से आर्थिक सुधार को लागू कर दिया गया था, यानी LPG। तो सबसे पहले आप लोग स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का संक्षिप्त परिचय करेंगे कि स्वतंत्रता से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, क्या वो अच्छी थी, क्या वो बुरी थी। इसके बाद आप लोग भारतीय आर्थिक प्रणाली और पंचवर्षीय योजना के सामान्य लक्ष्य को समझेंगे कि जब पंचवर्षीय योजना बनाई गई तो उसके कौन कौन से टारगेट थे, कौन कौन से गोल थे। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ लिखा गया है कि कृषि की मुख्य विशेषताएं, कि कृषि के सामने कौन सी समस्याएं, कौन सी खासियत थी, उसकी कौन सी नीति थी, कौन से सुधार लागू किए गए थे, नई कृषि रणनीति कौन सी होने वाली थी, कौन कौन से स्टेप उठाए गए थे कृषि को सुधार के लिए। उद्योग IPR स्टूडेंट्स लागू किया गया है 1956 में। SSI भूमिका और महत्व, आप लोग स्टूडेंट्स SSI भूमिका और उसके महत्व को पढ़ेंगे, ये आप लोगों को ग्रीन कलर के बॉक्स में दे रखा होगा। उसके बाद विदेशी व्यापार, आप लोग विदेशी व्यापार के आयात निर्यात को समझेंगे कि कितना एक्सपोर्ट था उस टाइम पे, कितना इंपोर्ट था। फिर 1991 के बाद LPG को लागू किया गया स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे, ये MCQ के फॉर्म में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। LPG यानी उदारीकरण है, वैश्वीकरण और निजीकरण, यानी इसे हम LPG नीति के नाम से जानते हैं। उसकी विशेषताएं बतानी है। LPG को जब लागू किया गया तो उसकी क्या क्या खासियत थी, उसका क्या क्या मूल्यांकन था, और विमुद्रीकरण और GST की अवधारणा। तो उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स आया स्टूडेंट, GST टैक्स, तो सब कुछ आप लोगों को ये आपकी बुक में गिवन है। मैंने आप लोगों को टॉपिक्स के नेम बता दिए हैं स्टूडेंट्स। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इससे समझना स्टार्ट करेंगे। मैं ऑलरेडी इससे रिलेटेड काफ़ी सारे चैप्टर अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आगे देखते हैं। फिर चैप्टर नंबर 7 आप लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान चुनौतियाँ, यानी अब की चुनौतियाँ। तो पहला चैप्टर आ रहा है स्टूडेंट्स, मानव पूंजी निर्माण। तो उसमें आप लोग समझेंगे कि लोग कैसे संसाधन बनाते थे, रिसोर्स बनाते थे। आर्थिक विकास में मानव पूंजी की भूमिका क्या रही है स्टूडेंट्स, की जब डेवलपमेंट हुई तो उसके अंदर मानव पूंजी की उसका क्या रोल रहा, क्या इम्पोर्टेंस रही। भारत में शिक्षा क्षेत्र का किस तरह विकास हुआ।
इसके बाद ग्रामीण विकास चैप्टर पढ़ेंगे, रूरल। उसमें आप लोग प्रमुख मुद्दे 7 को पढ़ेंगे कि पहले किस तरह लोगों को उधार दिया जाता था और अब किस तरह लोगों को उधार दिया जा रहा है। विभिन्न सहकारी समितियों की भूमिका आप लोग जानेंगे स्टूडेंट्स कि ऋण देते समय सहकारी समिति की क्या क्या भूमिका थी। इसके बाद आप लोग कृषि विधिकरण को समझेंगे कि कृषि विधिकरण क्या है। इसके बाद वैकल्पिक खेती और जैविक खेती में आप लोग डिफ्रेंशिएट सीख करके जाएंगे कि वैकल्पिक खेती जिसमें चॉइस होगी और एक जैविक खेती जो करनी ही करनी है। तो स्टूडेंट्स ये सारा सिलेबस आप लोगों को टर्म 1 के लिए रेडी करना है। 15 सितंबर से पहले ये सब सिलेबस आप लोगों को समझना है, सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, अच्छे से क्लियर करने हैं। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के साथ आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क भी डिस्कस कर लेती हूँ कि अर्थशास्त्र में परियोजना यानी आप लोगों को कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं। आप लोग भारत में खाद्य आपूर्ति चैनल से रिलेटेड कोई भी परियोजना वर्क बना सकते हैं। मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूँगी जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है आप उस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट वर्क को बनाएं। सूक्ष्म एवं लघु पैमाने के उद्योग काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपकी बुक में, जिसमें छोटे और बड़े पैमाने के उद्योग के बारे में बताए गए हैं। आप बना सकते हैं। सरकार की विनिवेश नीति वेरी इंपॉर्टेंट कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब इन्वेस्टमेंट को तोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट की नीति। तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि सरकार को विनिवेश की ज़रूरत क्यों होती है या विनिवेश क्या है, विनिवेश से क्या होगा, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं। तो फर्स्ट पेज से आप लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स भारत में समकालीन रोजगार की स्थिति के बारे में आप लोग बता सकते हैं कि 1947 से पहले रोजगार की स्थिति कैसी थी, उसके क्या क्या लाभ थे, उसके क्या क्या फ़ायदे थे, और अब 1947 के बाद यानी वर्तमान में रोजगार की क्या क्या स्थिति है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोगों को रोजगार नहीं मिला है, उसके क्या क्या लाभ है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और सकल घरेलू उत्पाद पर इसका प्रभाव अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को बताना है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है स्टूडेंट्स जीएसटी, तो उसके क्या क्या इफेक्ट देखने को मिले। सकल घरेलू उत्पाद जो हमारे देश में प्रोडक्शन होता है वस्तु का, सेवा का, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या लाभ है। तो इसके जीडीपी के बारे में बताना है कि जीडीपी के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं या उसका जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य व्यय यानी किसी भी राज्य का, आप भारत के किसी भी राज्य का स्वास्थ्य व्यय ले सकते हैं कि वहाँ की जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो कैसी है, उसके क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या सभी लोगों को पर स्वास्थ्य व्यय खर्च किया जा रहा है, क्या सरकार को और लोगों पर स्वास्थ्य व्यय खर्च करने की ज़रूरत है या सरकार को अपने बजट में चेंजेस लाने चाहिए। स्टूडेंट्स बहुत सारे टॉपिक है, ये जो भी टॉपिक आप लोग चूज़ करेंगे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगी। आगे बढ़ते हैं। समावेशी विकास रणनीति टॉपिक दे रखा है, मानव विकास सूचकांक टॉपिक दे रखा है, ह्यूमन डेवलपमेंट, भारत में ऋण उपलब्धता के रुझान आप लोगों को बताने हैं कि किसी व्यक्ति को अगर उधार लेने हैं तो उसके पास कौन से रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स सबसे पहला कि वो बैंक से मदद ले सकता है, वो बैंक से उधार ले सकता है, लोन ले सकता है। देन उसके बाद आप इसके फ़ायदे लिख सकते हैं, इसके नुकसान लिख सकते हैं। 1947 से पहले किस तरह ऋण लिए जाते थे और अब वर्तमान में किस तरह लिए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह पर आप लोग स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि एक ग्रुप बनता है जिसके अंदर सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। देन अगेन उसके फ़ायदे लिख सकते हैं, उसके नुकसान लिखे जा सकते हैं। स्वयं सहायता समूह क्या होता है कि सब लोग मिलकर के एक इंसान की मदद करते हैं। ऋण नियंत्रण में आरबीआई की भूमिका आप लोग बता सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि किसी को लोन चाहिए या उसे लोन नहीं चाहिए तो किस तरह आरबीआई पूरे मार्केट में कंट्रोल कर सकता है कि कितना मनी क्रिएशन करना है, कितना मुद्रा का सर्जन करना है।
इसके बाद मौद्रिक नीति समिति और उसके कार्य आप लोग लिख सकते हैं, किसकी क्या क्या नीतियां हैं, ये आप लोगों की बुक में गिवन है टॉपिक और उसके कार्य। स्टूडेंट सरकारी बजट चैप्टर है, आप लोग उसके घटक लिख सकते हैं कि घटक इसके कौन कौन से हैं। बजट क्या होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पेश किया जाता है। स्टूडेंट्स इसके फ़ायदे, इसके लाभ, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर आप लोगों की बुक में गिवन है। विनिमय दर निर्धारण भी आप लोगों को गिवन है, आप बुक से हेल्प ले सकते हैं। वैकल्पिक ईंधन, पशुधन, ग्रामीण भारत की रीढ़ है कि जो पशुधन है वेरी इजी टॉपिक है, आप बहुत सारे पेजेस पे लिख सकते हैं कि जो पशुपालन है स्टूडेंट्स वो वो ग्रामीण भारत की क्या एक रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ग्रामीण जो लोग होते हैं वो बहुत से लोग खेती बाड़ी पशुपालन पर डिपेंड होते हैं। चतुर्भुज लागत अनुपात लाभ, सर्व शिक्षा अभियान पर आप लोग लिख सकते हैं। स्टॉक मूल्य सूचकांक को न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच आप लोग संबंध भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स समय की मांग, न्यूनतम वेतन दर, स्टूडेंट्स उसका दृष्टियोग, वर्षा जल संचयन आप लोग लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूं तो आप लोग वो टॉपिक्स लें स्टूडेंट्स जो आप लोगों के चैप्टर में कवर अप हो रहे हैं, यानी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स ये आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क 15 सितंबर से पहले 2023 तक पूरा हो जाना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो वो मुझे कमेंट कर दे, दैन ये मैं सिलेबस आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क इंग्लिश मीडियम में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।